हमारी इस कहानी का नाम है कुछ देर कहीं दूर। किरदार। क्या होता है ये किरदार? कौन होता है? क्यों होता है? चले इसे समझने के लिए हजारों शायरों की लाखों दफा इस्तेमाल किए गए फलसफे पे आते हैं। जिंदगी एक समंदर है, कहा है ना हजारों ने। तो अगर जिंदगी समंदर है तो खुशी और गम लहरों की तरह है ना? छोटी हो या बड़ी, एक के बाद एक आती ही रहती। और अगर जिंदगी समंदर है, खुशियां और गम लहरें हैं, तो कहानी क्या? कहानी वो कश्ती है जो लहरों से कभी टकराकर तो कभी बचकर किनारा ढूंढती रहती है। इस कश्ती में सवार लोग होते हैं किरदार, और इस कश्ती को चलाने वाला किरदार होता है मरकजी किरदार, यानी मुख्य किरदार। जिस दिशा में कश्ती चल रही है वो किरदार का नजरिया होता है, और वो नजरिया ही एक कहानी की पहचान होती है। हमारी इस कहानी के दो मरकजी किरदार हैं, प्रीति और करण। इनमें से एक इस वक्त अपने घर में है। इस घर में गाना बजाना, खेलते बच्चे, चीखते बुजुर्ग और बेगानी शादी में नाचते अब्दुल्ला ने ऐसा शोर मचा रखा है कि गुलशन नगर के आखिरी घर तक सब बस 10 बजने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद बैंड अपने आप बंद हो जाएगा या पुलिस आके बंद कर देगी। पर उस पल को भी 3 घंटे बाकी है। इस चमकते हुए बंगले के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है। दरवाजा खोलते हुए एक लड़की बाहर निकलती है और तेजी से चलते हुए फूलों से सजे गेट के अंदर आके आंगन में नाचते बारातियों के बीच में जाके खड़े हो जाती है। एक एक करके सारों की नजर उस पर पड़ने लगती है। जिनकी नजर पड़ती वो नाचना खाना पीना बंद कर सिर्फ उसे देखने लगते। अब इसमें कोई शक नहीं था कि इनकी एंट्री जोरदार थी, पर सबका ध्यान जो 2 सेकंड में इन पे गया वो इसलिए क्योंकि ये सर से पांव तक दुल्हन के लिबास में थी। अब उलझन ये थी कि सबको पता था कि जिस दुल्हन के लिए बारात आई है वो तो घर के अंदर है, अपने कमरे में है। तो फिर ये कौन है, यहां कैसे, और सच धज की क्यों? खैर, बाराती और घर वालों के हजारों सवाल करती खामोशी से ये मोहतरमा घबराई नहीं, बिल्कुल नहीं। वो धीरे धीरे चलते हुए सहरे के पीछे अपनी घबराहट छुपाए हुए दूल्हे के पास आती है। ये महाशय अभी भी घोड़ी पे बैठे हुए हैं, पर इस लड़की को आते देख वो उधर जाते। लड़की दूल्हे के पास आके रुक जाती है। सहरा निकालते हुए वो लड़का उसे देखता है। वो लड़की उसे कहती है, नहीं हो पाया यार। सोचा था कि रह लूंगी तुम्हारे बिना, काट लूंगी आने वाली जिंदगी किसी और के साथ, सह लूंगी सच्चाई को कि तुम भी किसी और के साथ हो। बीत जाएंगे साल और सदियां, हर साल तो दूर की बात है, आज आने वाली नई जिंदगी का पहला दिन भी नहीं गुजार पाऊंगी मैं। कुछ हफ्तों पहले जब तुम्हारी शादी की तारीख का पता चला तो सोचा कि इसी तारीख पे मैं भी अपनी शादी फिक्स कर दूंगी। सोचा दर्द कम होगा, पंडित जी को पैसे भी खिलाए कि शुभ मुहूर्त एडजस्ट कर ले, पर नहीं हो पाया यार। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं नहीं कर सकती किसी और से शादी, और ना तुम्हारी होते देख सकती। आई स्टिल लव यू। मत करो ये शादी। या शादी हो गई तुम्हारी? फेरे हो गए क्या? नहीं नहीं, तुम तो अभी तक घोड़ी पे बैठे थे, पर तुम घोड़ी पे क्यों आए? अपना सहरा हाथों से छोड़ते हुए वो दूल्हा उसे रोकता है। बस बस, सवाल और है या जवाब भी सुनोगी? तुमने बहुत सी बेवकूफ़ी की है, पर आज यहाँ अपनी शादी से भागकर मेरी शादी में आना शायद जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है तुम्हारी। पर आज ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हमारी ज़िंदगी बचाई, क्योंकि सच कहूँ तो मुझसे भी नहीं हो पाता यार। आई लव यू टू। ये कहते हुए वो उसे अपने गले लगा लेता है। बाराती और घर वाले खामोश तो पहले से थे, पर दूल्हे के इस जवाब से लगे झटके से सारा बंगला हिल गया। गहरी खामोशी गुलशन नगर के आखिरी घर तक महसूस हुई। 70 साल और ऊपर के रिश्तेदार दिल पे हाथ रखकर कुर्सी पे बैठ गए। गॉसिप की तलाश में जिंदगी गुजारने वाली आंटियों ने खुसर पुसर शुरू कर दी। दूल्हे के माँ बाप एक दूसरे को घूरने लगे, नजरों से कहते हुए कि ये तुम्हारी परवरिश का नतीजा है।
और बैंड बाजे वाले घबरा गए कि पूरे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पर हाँ, अब्दुल्ला को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वैसे भी शादी तो बेगानी थी। खामोशी खत्म होते ही तूफान आने वाला था। इससे पहले कि ड्रामा बढ़ता, लड़की ने लड़के से कहा, अब क्या करें? लड़के ने आहिस्ता से जवाब दिया कि अब यहां से निकलते हैं, आगे का आगे सोचेंगे। लड़का लड़की हाथ पकड़ के गेट की तरफ जाते हैं। लड़का एक बार मुड़कर अपने माँ बाप की तरफ देखता है और कहता है, उसे मेरी तरफ से सॉरी कह देना। सिर्फ सॉरी नहीं, वेरी सॉरी कह देना, इनफैक्ट एक्सट्रीमली सॉरी कह देना प्लीज। सॉरी के 3 अलग लेवल्स बताने के बाद लड़का अपने दोस्त से उसके बाइक की चाबी लेते हुए गेट के बाहर चले जाता है। बारात में आए लड़के के दोस्त खुशी से ताली भी बजाने लगते हैं। बाइक स्टार्ट होती है और वो दोनों फुर क्या सोच रहे हैं आप? ये क्या कहानी है? इसमें क्या नई बात है? बिल्कुल सही, कोई नई बात नहीं, क्योंकि कहानी खत्म हुई कहाँ है? क्योंकि ये दोनों हमारी कहानी के मरकजी किरदार है ही नहीं। चलिए जरा फ्लैशबैक में जाते हैं, ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट। प्रीति इस वक्त अपने घर में है। इस घर में गाना बजाना, खेलते बच्चे, चीखते बुजुर्ग, और खैर आप तो जानते ही हैं। प्रीति अपने घर के पहले मंजिल के बेडरूम में तैयार हो रही, पूरे हाथों पे भरी मेहंदी थी, या शायद मेहंदी के पीछे छुपे अपने फेवरेट टैटूज ढूंढ रही। करना पड़ा। माँ की एक ही रिक्वेस्ट थी कि ससुराल वाले ये ना सोचे कि यार टैटू वाली लड़की मिलेगी। गाने बजाने की आवाज सुनकर प्रीति अपनी खिड़की हल्के से खोलकर नीचे देखती है। 20-25 नाचते हुए अंकल्स और आंटीज, जिन्हें देखकर प्रीति को यकीन हो जाता है कि आज मुंबई शहर के सारे वाइन शॉप्स और ब्यूटी पार्लर्स का बिजनेस बहुत बढ़िया हुआ होगा। और इन सब के बीच सफेद घोड़ी पर बैठा और लाल फूलों के सहरे के पीछे छुपा दूल्हा अपने मन में सोचती है, घोड़ी पे? आज के जमाने में भी घोड़ी पे कौन आता है यार? अब क्योंकि प्रीति पहली मंजिल की खिड़की से देख रही है, तो उसे दिखता है कि गेट के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, जिसमें से एक लड़की उतरी है, और वो भी दुल्हन के लिबास में। बेवजह शोर से सर में बढ़ते दर्द और शादी से पहले की घबराहट से बचने का एक ही इलाज था प्रीति के पास। अपने पापा के ड्रॉर से चुराई 2 सिगरेट्स। वो कमरे का दरवाजा हल्के से खोलते हुए बाहर खेलती एक बच्ची से कहती है, आप माचिस ला सकती हो प्लीज? बच्ची के जोर से क्यों पूछने पे प्रीति तंजिया अंदाज यानी सरकास्टिकली जवाब देती, 7 बज गए ना, बालकनी में कैंडल जलाना है, तुमने न्यूज नहीं देखी क्या? अब ज्यादा सवाल मत कर और जो कहा है वो कर। बच्ची को माचिस के बदले में चॉकलेट और गालों पे किस देकर प्रीति उसे याद दिलाती कि किसी से मत कहना प्लीज। सिगरेट जलाती है, एक सुकून, एक खामोशी उसके पास छा जाती, और वो सोचती भी है, वाह इतना जल्दी असर कर लिया। और फिर उसे एहसास होता है कि ये खामोशी तो सारे घर पे चाहिए। वो कमरे की खिड़की हल्के से खोलती है कि धुआं बाहर जा सके। तब उसकी नजर नीचे आंगन में पड़ती। एक लड़की दुल्हन के लिबास में बारातियों के बीच खड़ी है, वही लड़की जिसे प्रीति ने गाड़ी से उतरते हुए देखा था। सिगरेट का धुआं बाहर फूकते हुए वो नीचे होते तमाशे को गौर से देखने लगती। लड़की दूल्हे के पास आती है, कहती है, नहीं हो पाया यार। अपना सिगरेट फूकते हुए प्रीति एक कुर्सी खींचते हुए खिड़की के सामने बैठ जाती है कि यह शो तो देखने में मजा आएगा। दुल्हन के लिबास में आई हुई लड़की प्रीति के होने वाले दूल्हे के हाथ पकड़कर कहती, आई स्टिल लव यू, प्लीज ये शादी मत करो। प्रीति धुआं बाहर फूकते हुए सोचती है, वाह टिकटॉक, वाह। वो अब और गौर से देखती है कि दूल्हे साहब का क्या जवाब होगा। और प्रीति के दूल्हे मियाँ उस लड़की को कहते हैं, आई लव यू टू। ये कह के वो उसे गले लगा लेते हैं। ये देखते ही प्रीति सबसे पहला काम ये करती है कि नीचे झांक के ढूंढती है कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। दूल्हे मियाँ दूसरी दुल्हन के साथ बाइक पर बैठ के निकल जाते हैं, पर प्रीति की नजर पड़ती है उस गाड़ी पे जो अब भी गेट के बाहर खड़ी है, वही गाड़ी जिसमें वो लड़की आई थी। पर उसी वक्त प्रीति के कमरे के दरवाजे पे जोर से खटखटाने की आवाज आती। प्रीति जल्दी से अपने परफ्यूम से कमरे में स्प्रे कर देती है। सिगरेट के राज को राज ही रखना है। दरवाजा खोलते ही वो अपने माँ बाप को सामने पाती, रोते हुए माँ बाप, शर्मिंदा, जैसे गलती उन्होंने की हो। वो प्रीति को गले लगा लेते हैं। प्रीति उनसे कहती है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मेरी जिंदगी बच गई ना।
और आप क्यों रो रहे हो? शर्मिंदगी आपकी नहीं, लड़के के माँ बाप की होनी चाहिए। आखिर घोड़ी पे तो उनका गधा सवार होकर आया था ना। ये कह के वो अपने कमरे से निकलते हुए नीचे आंगन में जाती है। प्रीति को देखते ही लड़के के माँ बाप नजरें बचाने लगते हैं। प्रीति आहिस्ते आहिस्ते उनके पास जाती है और कहती है, बैंड बाजा कुछ 15,000, सजावट और खाना अराउंड 2 लाख, ये स्टूपिड सा दुल्हन का लिबास 15,000, और हमारे शहर के बाहर से आए हुए रिश्तेदार जो 4 दिन से होटल में ठहरे हैं उनका अराउंड 20,000। तो टोटल समझिए कुछ 2.5 लाख के आसपास। आपका बेटा जब हनीमून के बाद अपने घर वापस आए तो उसे प्लीज हिसाब बता देना और कहना कि जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दे, क्योंकि यू नो व्हाट, शायद आई डिजर्व दिस बट माई पेरेंट्स डोंट, और ये खर्चा उन्होंने किया। मैं अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको मैसेज कर दूंगा। प्रीति पलटकर गेट की तरफ जाती है। गेट के बाहर वो गाड़ी अब तक खड़ी है। प्रीति धीरे धीरे उस गाड़ी के पास जाती है, झुककर उसकी खिड़की पर नॉक करती है। विंडो ग्लास धीरे से नीचे होती है। अंदर एक लड़का काली शेरवानी पहने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। प्रीति उसे कहती है, उस दुल्हन मैडम को आप ही लाए थे ना यहाँ? क्यों? प्रीति की दबी और गुस्से वाली आवाज से वो जरा घबरा जाता है और कहता है, हाँ मैडम, वो मैं तो उबर ड्राइवर हूं ना, मैं तो मैडम को ड्रॉप करने आया था बस। प्रीति अपनी बाईं आंख की भवें ऊपर किए पूछती है, अच्छा उबर ड्राइवर, शेरवानी में ड्रॉप करने आए थे? तो ठीक है उबर भैया, मुझे भी आप जरा ड्रॉप कर देंगे प्लीज। वो लड़का समझ जाता है कि ये लड़की अच्छे से जानती है कि वो उबर ड्राइवर नहीं है। प्रीति गाड़ी का दरवाजा खोलती है और उसके बाजू वाली सीट पर बैठ जाती है। वो लड़का हैरानी से प्रीति को देखता है और फिर उसकी नजर प्रीति के लिबास पे पड़ती है। आप, ओह, तो आप वो दुल्हन हो जिसके लिए बारात आई थी? प्रीति फिर तंजिया अंदाज में कहती है, ओह व्हाट अ जीनियस, बड़ा शौक है आपको लोगों की जिंदगियों में दखल देने का उबर भैया। लड़का नजरें छुपाते हुए कहता है, देखिए वो उबर ड्राइवर मैंने घबराहट में कह दिया था, आई एम सॉरी, और मुझे बिल्कुल शौक नहीं है किसी की भी जिंदगी में दखल देने का। प्रीति फिर भवें ऊंची किए पूछती है, ओह, तो आप अपनी दोस्त को यहाँ दावत पे लाए थे, पहले उसकी शादी में गए, फिर उसे उसकी शादी से भगा कर यहाँ ले आए, वहां भी दखल अंदाजी और यहाँ भी? क्यों, क्या मिला आपको? आई एम श्योर उसका दूल्हा भी आपको ढूंढ रहा होगा। लड़का प्रीति को देखकर मुस्कुराता है और ठंडी सांस लेते हुए कहता है, उसका दूल्हा उससे नहीं ढूंढ रहा होगा, इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ। प्रीति पूछती है, अच्छा कैसे कह सकते हैं आप यकीन से? वो लड़का जवाब देता है, क्योंकि वो अपने दूल्हे के साथ ही बैठ के यहाँ आई है, आपके दूल्हे के साथ इजहार मोहब्बत करने। प्रीति को 2 सेकंड लग जाते हैं ये समझने के लिए वो कह क्या रहा है, और फिर उसकी बत्ती जलती है। आप मजाक कर रहे हो ना? आपके साथ उसकी शादी होने वाली थी और आप उसे यहाँ ले आए। प्रीति जोरों से हंसने लगती है। उसे देखकर वो लड़का भी हल्के से हंसता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी से बेहद मोहब्बत है और अपने फ्यूचर से बड़ी उम्मीद है। वैसे भी मेरी लाइफ में चीजें शुरू होने से पहले थोड़ी रुकावट देती तो जरूर, कोई नई बात नहीं है। अब ये गाड़ी भी सोचा तो उसे ड्रॉप करके भाग जाऊंगा, पर शायद किस्मत में कुछ और लिखा था। प्रीति हंसी रोक कर कहती है, जी हाँ, किस्मत में मेरे सवाल का जवाब देना लिखा था। मैं फिर पूछती हूँ, आप उस पागल को यहाँ क्यों लाए? अपने चश्मे को निकाली शेरवानी में रखे रुमाल से पोंछते हुए वो लड़का कहता है, आज शाम 6 बजे, हमारी शादी के बस कुछ घंटों पहले उसने मुझे कॉल किया, उसके पास्ट के बारे में शेयर करने के लिए। उसने ये भी बताया कि उसके बॉयफ्रेंड की शादी भी आज ही है, इसलिए उसने अपनी शादी की तारीख भी आज की फिक्स की। आई मीन, लोग इतने ड्रामेटिक कैसे हो सकते हैं? 15 दिन से तैयारी चल रही है और वो आज शाम 6 बजे का इंतजार कर रही थी। तमीज नाम की भी चीज होती है या नहीं? दूसरों की कदर है या नहीं लोगों को? पर मैं कौन सा मरा जा रहा था उससे शादी करने के लिए, पर 10 दिन 5 दिन एटलीस्ट 1 दिन पहले तो बता सकती थी वो। यानी सच्चे प्यार का एहसास इन लोगों को आखिरी वक्त पे ही क्यों होता है? ये खुदगर्जी है, बेवकूफी है, या क्या है ये? प्रीति हंसते हुए कहती है, ये टिकटॉक जनरेशन है ओवर भैया, यहाँ पे दूसरों के नुकसान के बारे में कौन सोचता है? इनकी जिंदगी एक 60 सेकंड का वीडियो है, बस कुछ ऐसा करो कि बस लाइक्स मिलते रहे। इन जैसे काफी घूम रहे हैं, कुछ कुछ तो घोड़ी पे भी आते हैं। पर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, आप उसे यहाँ क्यों लाए?
आप तो बस कह सकते थे कि ओके, तुम जाओ जहां जाना है। वो लड़का अपना चश्मा पहनते हुए कहता है, मुझे एक समझौते की जिंदगी नहीं चाहिए थी। आई डिजर्व मोर। और सच कहूं तो इसके पीछे कोई हमदर्दी नहीं थी। मैं उसे यहाँ जल्द से जल्द उसके बॉयफ्रेंड की शादी से पहले लाना चाहता था, क्योंकि मैंने सोचा कि जिस लड़की से उस लड़की की शादी होने वाली है, उसे भी समझौते की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। शी डिजर्व्स मोर टू। प्रीति उसकी बातें सुन रही होती है। प्रीति ने उस लड़के से गुस्से में 3 दफा एक ही सवाल किया था कि आप उसे यहां लाए क्यों। पर जो प्रीति को मिला वो जवाब के साथ एक एहसास और खुद से एक सवाल था कि मैंने खुद कभी अपने आप से ये क्यों नहीं कहा कि आई डिजर्व मोर, आई डिजर्व बेटर। अपनी सोच में हल्की सी गुम अपनी नजरें उस लड़के से हटाकर वो आगे रास्ते पर डालती है। ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का एक बार फिर कोशिश करता है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, और इस बार वो स्टार्ट हो जाती है। ओह थैंक गॉड, स्टार्ट हो गई। देखिए एनीवेज, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, हो सके तो, क्योंकि जाने अनजाने सही में दखल अंदाजी तो की है ना। अपनी सारी हिम्मत से एक एक आंसू छुपाए प्रीति उस लड़के से कहती है, मैं इस वक्त अंदर अपने घर नहीं जाना चाहती। मुझे बस यहाँ से जाना है फिलहाल के लिए, कुछ देर और कहीं दूर। वो लड़का उसे देखकर सोचता है और फिर कहता है, या श्योर। पर प्रीति फिर एक बार उसे देखती है और कहती है, बस कुछ देर, कहीं दूर, प्लीज। बस आई एम सॉरी, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। प्रीति उसकी तरफ देखती है और कहती है, आई एम प्रीति। नाइस टू मीट यू प्रीति, आई एम करण। और गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, और आगे और आगे, गुलशन नगर के आखिरी घर के मोड़ पर, जहां बालकनी में एक औरत प्रीति और दूल्हे को गाड़ी में देखकर सोचती है, चलो अच्छा है, दुल्हन अपने ससुराल गाड़ी में जा रही है, घोड़ी पे नहीं।